ऐसा संभव है कि जैसा आपकी सोच हो जाती है, जैसी आपके बारे में सोचने लगते हैं, शरीर वैसा ही होने लगता है। ब्रह्मांड होलोग्राफिक है। जितने भी बूचड़खाने हैं उनके अंदर जो अत्याचार हो रहा है उसके अंदर वीडियोग्राफी मना है। अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो तो वीडियोग्राफी करने में क्या दिक्कत है? अपनी सच्चाई दिखाइए ना बाहर। तो ये जितनी भी हमारी जीवन में पीड़ा है, जितना भी दुख है, वो आता है हिंसा से। सर, इसमें मुझे वो स्टोरी याद आ रही है, आपने मेंशन की थी कि स्टोरी ऑफ हंचबैक प्रिंस। यस यस तो यस 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 ये भी उससे रिलेटेड चीज़ ही है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही। ये जो कहानी है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब इंसान ने अनाज उगाना शुरू किया तो उसने ग्रेनरीज बनाई, गोदाम बनाए जिसमें अनाज को वो स्टोर कर सकता था। शराब बनानी शुरू करी तो उसने बैरल्स बनाए जिसमें शराब को स्टोर कर सकता था। लेकिन ये जो विजडम है, बुद्धिमता है, इसको कहाँ स्टोर करें? तो उसने स्टोरीज बनाई। जितनी भी हमारी विजडम है, आज की नहीं, हजारों साल पुरानी, वो विजडम हमने स्टोरीज के अंदर डाली। और स्टोरीज ही क्यों? क्योंकि ऐसा एक प्रचलन था कि शाम को जितने भी कबीले के लोग होते थे आग जलाते थे, उसके चारों तरफ नाचते थे, गाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। इन कहानियों के अंदर इंफॉर्मेशन होती थी, विजडम होता था। अगर कोई कहानी हजारों साल पुरानी है, जैसे कि रामायण, जैसे कि महाभारत, आज हजारों साल बाद जब मैं कहानी पढ़ रहा हूँ तो मेरा साक्षात्कार हो रहा है उस जमाने की विजडम से। मैं टाइम ट्रेवल करके वहाँ पहुँच गया। तो ये जो कहानी इसमें है, ये कहानी ये है कि एक राजा था और राजा सुखी था, प्रजा भी सुखी थी, बहुत अच्छा राज्य चल रहा था। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था जो उसे खटकता रहता था। और दुख क्या था? कि उसका जो बेटा था ना, राजकुमार, जो इसके जाने के बाद गद्दी संभालेगा, जो अगला राजा बनेगा, राजकुमार के पेट में कुबड़ था, वो झुक के चलता था। और राजा को बड़ा बुरा लगता था कि मेरा एक ही बेटा, उसका भी कुबड़ निकला हुआ, इस सिंहासन पे बैठा, ये कैसा लगेगा। बहुत प्रार्थनाएं करी, सब कुछ किया, लेकिन कुबड़ उसकी गई नहीं। बहुत वैद्य आए, फिर उसने डुगडुगी पिटवाई कि जो भी मेरे बेटे की कुबड़ ठीक कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे तरह तरह के झाड़ फूंक वाले आए, कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा। एक दिन राजा शाम को आराम कर रहे थे अपने राजमहल में, तभी उन्हें कुछ कोलाहल आवाज़ सुनाई दी कि, तो वो दरवाजे पे जाके देखे तो जो सिपाही थे, राजा के सिपाही, वो एक औरत को महल में प्रवेश करने से रोक रहे थे। राजा ने कहा क्या हो गया? बोले सर, ये औरत आपसे मिलना चाहती है और आप विश्राम कर रहे थे तो हमने कहा कि अभी आप नहीं मिल सकते। राजा ने कहा इन्हें भेजिए अंदर। राजा ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? और वो महिला बोली कि मुझे पता चला कि आपने इनाम रखा है अपने राजकुमार की जो कुबड़ है उसको ठीक करने का। बोली हाँ, तो इससे आपका क्या लेना देना? कह रही मैं ठीक कर दूंगी। उन्होंने बोला आप वैद्य हो, क्या हो? कहते मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ठीक कर दूंगी। राजा ने कहा कैसे? बोली जैसा जैसा मैं कहती जाऊँ आप करते जाइए, कोई प्रश्न ना पूछिए। राजा ने कहा बोलिए। तब उसने कहा कि जहाँ पे राजकुमार खेलने जाता है, जो प्लेग्राउंड है, उसके एक कोने में राजकुमार की प्रतिमा लगाई जाए
और प्रतिमा ऐसी हो, इतनी बढ़िया हो और इतनी एग्जैक्ट हो कि अगर कोई उसको देखे तो वो पता न लगा पाए कि ये असली है राजकुमार खड़ा है या उसकी मूर्ति। जैसे हमारे म्यूजियम्स हैं इंग्लैंड में ऐसे, लेकिन एक फर्क होना चाहिए, प्रतिमा जो है उसमें कुबड़ ना हो। प्रतिमा में राजकुमार ऐसा हो जैसा आप चाहते हैं कि हो, ऐसी प्रतिमा बनाई गई और बिल्कुल ऐसी लगती थी कि राजकुमार खड़े हैं, लेकिन उनके कुबड़ नहीं था। राजा को समझ नहीं आया कि इससे राजकुमार के कुबड़ का क्या लेना देना। अब राजकुमार वहां खेलता था और खेलते खेलते कभी बॉल जब उस कोने में जाती थी जहां प्रतिमा थी, उसको देखता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी यहाँ मूर्ति लगी हुई है। अब चेतन मन ये नोट करता था कि राजकुमार के कुबड़ नहीं हैं, और जैसे आप कोई पुरानी फोटो देखते हैं और उसमें आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा आ गई, क्योंकि ये अवचेतन मन में हो रहा है। तो जब अवचेतन मन उसको देखता था तो वो वैसा हल्का सा खड़ा हो जाता था जैसा वो है। तो जैसे इमोशंस आए, हाँ उस पे डिपेंडेंट है, हार्मोन्स सिक्रीट हुए, हाँ फिर वही चीज़ फिजिकली मैनिफेस्ट होने यस, क्योंकि जब वो सीधा खड़ा होगा तो उसमें बहादुरी के विचार और उससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशंस हैं वो आएंगी। और ये राजकुमार को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब अगले साल एनुअल गेम्स हुए और स्टेडियम में राजा अपने मंत्री के साथ बैठे गेम्स देख रहे थे, तो उसमें राजकुमार ने भी हिस्सा लिया। तो मंत्री ने राजा को कहा, देखा राजकुमार पहले से थोड़ा ज़्यादा सीधा खड़ा है। राजा बोला, तुम्हारा वहम है, उसका कुबड़ वैसा ही है। लेकिन तीसरा चौथा जब एनुअल डे आया और मंत्री ने कहा, आपने देखा राजकुमार की कुबड़ ठीक हो गई, अब वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, बिल्कुल वैसा जैसे वो मूर्ति। राजा ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था इसके कुबड़ भी थी। ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान में वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये संभव है। जी, आपने कोट किए हैं बुक में बहुत सारे। यस, ऐसा संभव है कि जैसा आपकी सोच हो जाती है, जैसी आपके बारे में सोचने लगते हैं, शरीर वैसा ही होने लगता है। जैसे बार बार लगातार आप अपने को कहें कि मैं निरोग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और ये जो चीज़ आप अपने को मैसेज दे रहे हैं ये हर सेल में स्टोर हो रही है कि आई एम ओके, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो बॉडी है उसको ओबे कर रही है, उसको अपने अंदर आत्मसात कर रही है, और उसी के अनुसार केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस तरह कोरोसिव केमिकल्स नेगेटिव इमोशन से जुड़े होते हैं और आपके शरीर को बर्बाद करते हैं, उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट्स पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट पॉजिटिव हेल्थ। तो ये जो राजकुमार सही हुआ ये अपनी थिंकिंग से हुआ, वो भी अवचेतन मन की थिंकिंग। वो देखा और उसने थोड़ा सा, उसको पता भी नहीं चला, उसने अपनी कुबड़ सी, हजारों बार लाखों बार आप ऐसे करेंगे, यू विल बी ओके। इससे एक क्वेरी ये भी आई, अभी आपने एक शब्द जिक्र किया, यूनिवर्स कहा, तो आपने बुक में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन की है, वर्ल्ड के होलोग्राफिक होने का जिक्र किया है। इससे मुझे संस्कृत का वो श्लोक याद आया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूरा कुछ है जो कंप्लीट है, पूरा है, उसमें से थोड़ा पोर्शन निकाल भी दोगे तो वो भी अपने आप में पूरा है। तो ये बचपन में तो जब पढ़ा था तो टंग ट्विस्टर टाइप लगता था कि ये तो वर्ड प्ले है, अरे क्या समझ में। आपने वर्ल्ड को के होलोग्राफिक होने का जिक्र किया, तो इसके अराउंड आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक,
देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एक लोगो होता है जो 3 डायमेंशनल होता है, जिसे हम होलोग्राम बोलते हैं। होलोग्राम पिक्चर्स 2 डायमेंशनल पिक्चर से फ़र्क होती हैं। वो 3 डायमेंशनल होने का आभास देती हैं, वो वर्चुअल होती हैं। उनको अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क मोनालिसा पेंटिंग। यस। तो मोनालिसा की पेंटिंग 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो होलोग्राफिक। ऐसा लगता है ना कि वो हमको देख रही है। हाँ, वो एक इफ़ेक्ट है, बट होलोग्राम थोड़ा फ़र्क होता है। होलोग्राम में मान लीजिए कि एक हाथ है, उसका आपने 3 डायमेंशनल फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, उसी फ़ोटोग्राफ को यहाँ से देखेंगे तो ये दिखेगा, राइट। थोड़ा उसके आगे से चलिए, जब चलेंगे तो यहाँ से कुछ दिख रहा है, जब आगे जाएंगे कुछ दिख रहा है। इस तरह का होलोग्राम होता है। एक और होलोग्राम की अद्भुत गुण है, बहुत ही अद्भुत गुण है। अगर मैं एक सेब का फोटोग्राफ लूँ और उस फोटोग्राफ को, ऑर्डिनरी फोटोग्राफ, बीच में से फाड़ दूँ, आधा सेब इधर चला जाएगा, आधा सेब इधर चला जाएगा। 4 हिस्से में बांट दूँ तो 1/4 सेब वहाँ चला गया, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, ठीक है। अगर इस सेब को एक आम कैमरा फ़ोटो ना खींच के होलोग्राफिक कैमरा फ़ोटो खींचे इसकी, तो क्या होगा? इसी सेब को जब आप 2 टुकड़ों में फाड़ देंगे तो आधा आधा सेब नहीं रहेगा इधर पहले की तरह। इधर भी पूरा सेब आएगा, इधर भी पूरा सेब आएगा, लेकिन उसका आकार छोटा होगा। 4 भागों में काट दीजिए तो 4 टुकड़े नहीं होंगे सेब के, 4 पूरे पूरे सेब बनेंगे, उनका आकार छोटा होगा। 1000 टुकड़ों में काट दीजिए, आप थक जाएंगे, उस सेब को फाड़ नहीं पाएंगे, उस सेब को काट नहीं पाएंगे। उसके 1000 टुकड़ों में भी सेब की पूरी क्वालिटीज विद्यमान होंगी। जब मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड होलोग्राफिक है, वही सेब है। उसके हर छोटे छोटे हिस्से के अंदर जो भी ब्रह्मांड के अंदर इंफॉर्मेशन है, विजडम है, एनर्जी है, वो उसके हर टुकड़े में विद्यमान है। और जैसा संसार बनना चाहिए वैसा बनता है। हमारा शरीर होलोग्राफिक है, हमारा ब्रह्मांड होलोग्राफिक है। और होलोग्राफिक होने का मतलब ये है कि जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ वो दूसरों के साथ ना करूँ। मैं दिवाली में मेरे एक बार उंगली में जल गया था, पूरी रात मैं कराता रहा और बर्फ़ के पानी में लगा रहा। उस दिन मेरे मन में विचार आया, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो जिंदा सुअर होते हैं उन्हें वेल्डिंग टॉर्च से जलाया जाता है जब वो जिंदा होते हैं। जितने भी बूचड़खाने हैं उनके अंदर जो अत्याचार हो रहा है उसके अंदर वीडियोग्राफी मना है। अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो तो वीडियोग्राफी करने में क्या दिक्कत है? अपनी सच्चाई दिखाइए ना बाहर। वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर लोग वहाँ के अंदर की सच्चाई देख लेंगे वो कान पकड़ लेंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैं इंसान हूँ भी, क्या मैं इतना अत्याचार कर सकता हूँ? मैं राक्षस हूँ क्या? जो जानवर हैं उनके जीते जी उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं हैमर से जब वो जगे हुए होते हैं। जब ये लाइन में लगे होते हैं मरने के लिए, उनको ये पता होता है कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। कितनी ही गाय ऐसी हैं जो कोशिश करती हैं दीवार फांदने की। और एक ऐसा वीडियो जिसमें वो गाय ने अपने प्राण बचाने के लिए इतनी ऊंची दीवार, कितना सोचिए वो पीड़ा में होगी, वो दीवार फांद के भाग गई। कई सुअर भाग जाते हैं। तो होलोग्राफिक यूनिवर्स का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और पूरा करें, दूसरे को एक्सप्लॉइट न करें। ये छोटा खरगोश है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो जिंदा रहना चाहता है, ये उसका हक है, रहने दीजिए ना उसको। तो ये जितनी भी हमारी जीवन में पीड़ा है,
जितना भी दुख है वो आता है हिंसा से। आपने स्कूल में गणित पढ़ते हुए, अलजेब्रा पढ़ते हुए, ज्योमेट्री पढ़ते हुए पाइथागोरस का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते कि पाइथागोरस हिंदुस्तान में, भारत में नहीं पैदा हुए थे। उसके बावजूद भी वो एक शाकाहारी थे। वो ये कहते थे कि जो व्यक्ति अपने चारों तरफ जानवरों पे हिंसा होते देख सकता है, उनका खून बहते देख सकता है, फिर जब उसके साथियों का खून बहेगा तो भी उसको ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा, बिकॉज ही इज़ एडजस्टेड टू इट। इसी तरह लियो टॉल्स्टॉय, एक महान लेखक जो रशियन थे, इतने सुंदर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी उनके उपन्यासों से प्रभावित हुए थे। वॉर एंड पीस। हाँ, बहुत अच्छे उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। और मैं आपको शुरू में बताया था इंटरव्यू के कि आदमी माहौल का गुलाम होता है, जैसा होता है वैसा बन जाता है। लेकिन इस माहौल के अंदर, इस कीचड़ के अंदर कुछ कमल खिलते हैं। वो माहौल से नहीं सीखते हैं, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, पाइथागोरस इसी तरह के लोगों में से थे। और लियो टॉल्स्टॉय का कहना था कि जब तक बूचड़खाने रहेंगे तब तक दुनिया में अशांति रहेगी, दुनिया में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लड़ाई को आप रोक नहीं सकते, कितनी भी बैठकें करा लो ये नहीं रुकेंगी। क्योंकि एक तवा गर्म हो रहा है, उसके नीचे आंच है। उस तवा को ठंडा करने का ये तरीका नहीं है कि फ्रिज से बर्फ़ ला के अब उसको तवे पे मलना शुरू कर दो। उसको ठंडा करने का एक तरीका है, उसका जो गहरा कारण है कि वो गर्म हो रही है, वहाँ से गैस ऑफ करो। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अशांति है, यूक्रेन की लड़ाई बरसों से चल रही है, अभी दूसरी लड़ाई शुरू हो गई इज़राइल की। इसमें कौन मरता है? इनोसेंट लोग मरते हैं, जिन्होंने, बच्चे मरते हैं जिन्होंने कभी कुछ किसी का बुरा नहीं किया। और ये होलोग्राफिक यूनिवर्स है, जब आप दूसरे के साथ वैसा करेंगे वैसा ही वापस आएगा। जर्नलिंग आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। जर्नलिंग के अलावा हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं इस अब माइंड को रीप्रोग्राम करने में? यस, अधिकतर जो मस्तिष्क हैं वो बच्चे जैसे होते हैं। बच्चा जब यहाँ आता है एक मोम की तरह होता है, उसको कोई भी शेप दे सकता है, और जैसा आप शेप दे दोगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सूख के वैसा हो जाता है। ये प्रोग्रामिंग है। अगर आपका ब्रेन को लत पड़ गई है कि एकदम से नेगेटिव सोच लेना और लगातार नेगेटिव सोचते रहना, तो आपके जो बर्तन है उसके अंदर सब नेगेटिव है, वो आपकी हेल्थ को नुकसान कर रहा है। करना ये है आपको कि देखिए, एक गाड़ी जा रही है सड़क पे और उसके आगे आगे एक ट्रक है। वो वाला आगे वाला ट्रक ब्रेक मारता है, आप भी ब्रेक मारते हैं, लेकिन आपकी स्पीड इतनी थी कि ब्रेक मारने के बाद भी वो ट्रक को ठोक दो। आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए, तब आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसी तरह रिएक्शन देने की स्पीड आपकी स्लो होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तब आप बच सकते हैं। रिएक्शन आता है, एक हमारे मस्तिष्क में एक ऑर्गन होता है जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं। एमिगडाला एक पेयर होता है, बादाम जैसे आकार का होता है और बादाम जैसी ही उसकी शेप होती है। दिस इज द सीट ऑफ इमोशंस, यहीं पे इमोशंस प्रोसेस होते हैं। अब एमिगडाला की स्पीड फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है।
रिएक्शन। इसको स्लो करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप अपने मस्तिष्क को शांत करें। शांत कैसे करना है? ये जो विचारों की श्रृंखला है, इसको भटकाना है, उसको तोड़ना है, ध्यान डाइवर्ट करना है। अगर आप सोचने से बच गए, फालतू सोचने, आपका भला हो गया। कोई विचार आ रहे हैं तो घबराइए नहीं। आप ये मत कहिए मैं गलत मेडिटेशन, आएंगे वो। बस इतना करना है, जैसे ही पता लगे कि मैं फिर से सोचने बैठ गया हूँ, वापिस अपना ध्यान सांसों को देखने लगा। आया गया, आया गया। आपको करना ये है कि मान लीजिए कि ये सांस है, आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऐसे 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 सांस अंदर जा रहा है, आपकी लंग्स भर रहे हैं। इस पूरी यात्रा में नीचे से ऊपर तक आपका ध्यान ये देखता रहेगा कि इस वक्त यात्रा की कौन सी जगह पे हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। जब आपका सांस पूरा भर गया, अब पूरा ध्यान श्वास को निकालने में लगाइए। और ये भी एक यात्रा है, वापसी की यात्रा। इसमें यहाँ है तो देखिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ है तो देखिए मैं यहाँ हूँ, यहाँ। इस तरह से आप चलिए। हम थॉट्स को ही देखना शुरू करें। छोटे बच्चे को जब आप बहुत देर तक देखते रहोगे ना, वो शर्मा के भाग जाएगा। जब थॉट्स को देखते हैं, थॉट्स चले जाते, वो रहते हैं। थॉट्स चूहों की तरह होते हैं, वो अंधेरे में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ भी करें कोई देख नहीं रहा। लेकिन अगर उन पे लाइट डाल देंगे, भाग जाएंगे। और लाइट डालने का मतलब है उन्हें वॉच करिए। ये मत कहिए कि अच्छा थॉट है बुरा थॉट है, बस देखते रहिए। अगर आप उस चक्कर में पड़ गए ये अच्छा है या बुरा, तो और थॉट शुरू हो जाएंगे। बस देखिए, जमीन पे बिल्ली चलती है तो निशान छोड़ देती है, आसमान में कबूतर उड़ते हैं तो कोई निशान नहीं छोड़ते। इसी तरह बस थॉट्स को देखते रहना है। आया गया, कोई अपनी तरफ से ना ऐड करना है ना जजमेंट करनी। आया गया, आया गया, आया गया। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है वो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। वो क्या है कि यात्रा करो। कहाँ की यात्रा करनी है? अपने शरीर के अंदर की यात्रा करो। बैठे हो या लेटे हो, अपने पाँव में अनुभव करो कि एक प्रकाश पुंज सफ़ेद रंग का घुस रहा है। आपका शरीर शीशे का हो गया, आप देख पा रहे हैं कि वो प्रकाश अंदर आ रहा है। जहाँ जहाँ प्रकाश जा रहा है, आप समझिए कि जो टेंशन है वो मक्खन की तरह पिघल रही है और ज़मीन में घुसती जा रही है और पीछे छोड़ रही है एक शांति और एक आराम। और ऐसे करके एक एक उंगली, एक एक पोरा, एक एक कलाई, इसके अंदर यात्रा करिए। यात्रा खत्म हो जाए फिर से शुरू कर दीजिए। जब आप अपने शरीर को अनुभव कर रहे हैं तो आप सोच नहीं पाएंगे। अगर सोच पा रहे हैं इसका मतलब अनुभव ठीक से नहीं कर रहे। पूरा ध्यान अनुभव करने में लगाएंगे तो आपकी जब एनर्जी 95% या 100% अपने अंदर की सेंसेशंस को फील करने में लग जाएगी, तो थॉट्स के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। और ये इससे फायदे क्या हैं? जो भी आपने नेगेटिव थॉट सोचे थे वो केमिकल्स छोड़ गए अलग अलग जगह। जब आप इनको अनुभव करते हैं वो टूटने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, तो आपका शरीर जो है वो साफ होने लगता है। परमहंस योगानंद की ने जब अपनी देह त्यागी तो ऐसा कहते हैं कि 20 दिन तक या बहुत लंबे समय तक उनका शरीर जो है वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी भर वो यही करते रहे। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ। यदि आपके शरीर के रोम रोम के अंदर कॉन्शियसनेस
भरी गई है। तो वो क्या है, आपने एक लोहा लिया, लोहे पे मैग्नेट रगड़ा, फिर रगड़ा, फिर रगड़ा, लोहा ही चुंबक बन गया। लोहा चुंबक बन गया। और कॉन्शियसनेस इसके अंदर घुमाते रहेंगे शरीर के, तो ये कॉन्शियसनेस से इतना भर जाएगा कि जब देह भी त्याग देंगे तो ये बहुत इसके अंदर चेतना फिर भी स्थूल शरीर में भी बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स रहे जो आपने बताए। एक आपने परमहंस योगानंद जी का जिक्र किया था, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मेरी फेवरेट बुक है। तो इस तरह से और कौन से ऑथर्स हैं या और कौन सी किताबें हैं जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे, रिकमेंड करना चाहेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर भी और इन जनरल भी, जो अनिल सर के अकॉर्डिंग के भाई ये तो किताबें पढ़नी चाहिए, इन ऑथर्स के वर्क्स तो पढ़ने ही चाहिए? तो मैं आपको कुछ पुस्तकें बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में बहुत प्रेरणा देंगी। नंबर 1, कोई भी पुस्तक जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की है उसको छोड़िएगा नहीं, और सिर्फ पढ़ के छोड़िए नहीं, उसको मंथन करिए। दूसरी जो है रामण्णा महर्षि की जो पुस्तकें हैं, मॉडर्न पुस्तकों के अंदर एक पुस्तक है द पावर ऑफ हैबिट्स, और ये पुस्तक बहुत अच्छी है। और चौथी आप जो पुस्तक पढ़ सकते हैं वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्वांटम हीलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टीफन कोवे की दिस 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल पढ़ सकते हैं। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक है, रिवर्स योर थॉट्स रिवर्स योर डिसीजेज, ये पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं, और इनको पढ़ने के बाद ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मंथन करिए, पढ़ के छोड़ मत दीजिए। धन्यवाद। अब किताब के टाइटल में डिजीज़ेज़ है, तो इसको सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड मत मानिएगा। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, लाइफ की ग्रोथ, किसी भी फ्रंट पे आप अगर लाइफ में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि इस किताब में वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ बताया गया है कि आप खुद अपनी वास्तविकता का सृजन करते हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। अगर आप ये एपिसोड टीवी पे देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पे पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारी सोशल मीडिया टीम रोज़ बहुत मेहनत करती है, हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कीजिए। सायोनारा, आपका प्यारा रमन सिंह आपसे विदा लेता है, मगर मिलेगा दोबारा नए लेखकों के साथ, नई पुस्तकों के साथ, उनके अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी।